अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल रात तक की सियासी सूरत हाल क्या थी? मुस्लिम लीग काफ ने इस्तीफे अपनी जेब में, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जेब में रख दिए थे। ये तस्वुर किया जा रहा था कि चौधरी शुजात हुसैन किसी वक्त भी अपनी डिमांड्स के साथ ये इस्तीफे सदर साहब को पेश करते हुए कहेंगे आपने हमारी डिमांड्स कबूल नहीं की, इसलिए मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म इस हुकूमत से बाहर जा रही है और शायद उनके 54 मेंबरान के हुकूमत छोड़ने के साथ ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक राब्ता कमेटी का इजलास कराची में तलब कर लिया गया था। हालात देख लीजिएगा, 2 दिन पहले ही बयान आया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कि अगर हमसे मफाहमत की बात की गई तो सिर्फ कराची की सूरत हाल देखकर हम मफाहमत के ऊपर गौर जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिर कल रात को पूरे मुल्क में होने वाले 2 दिन के एहतजाज के बाद एक इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें बात यह की जा रही थी कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस मुल्क गिर एहतजाज का हिस्सा बन जाएगी और उस एहतजाज में जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शायद दूसरी बड़ी सियासी जमातें शामिल होंगी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उस एहतजाज का हिस्सा होगी। सो मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जगह जगह नारे बुलंद हो रहे हैं, गो जरदारी गो के नारे भी लगे। कौमी असेंबली में अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ उनको छोड़ के जा रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले पर तोड़ रहे थे शायद उसका हिस्सा, उस ऑपोजिशन का हिस्सा बनने का। बट हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर प्रेसिडेंट, हैट्स ऑफ अंग्रेजी का लफ्ज है, इसका उर्दू का तर्जुमा तो ये होना चाहिए जनाब सदर, मैं आपके लिए अपनी टोपी उतारता हूं क्योंकि आप ही इसके सही हकदार हैं। जैसे मैंने कहा 24 घंटे पहले पंजाब के शहरों की घन गरज और काफ लीग की सनतों में उठने वाले शोर से लगता था कि हुकूमत अभी गई और एक बार फिर मुल्क में जनरल इलेक्शन की तारीखें दी जाने लगी और यूं लगता था कि पंजाब के शेर अभी मुस्लिम लीग काफ की साइकिलों पर बैठकर लॉन्ग मार्च करते हुए जीटी रोड और मोटरवे पर सफर करते हुए ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस में ऐसा तूफान बर्पा करेंगे कि सब सेट हो जाएगा। लेकिन जनाब सदर, दाद देनी पड़ती है आपकी मुफाहमत और ठंडे मिजाज की। सड़कों पर लोड शेडिंग के सताए हुए अवाम का खून उबल रहा था और उसके साथ साथ मियां बरादरान भी पेचोताप खा रहे थे कि हुकूमत को अब गिराएं कि कब गिराएं। लेकिन आपने फिर से मुफाहमत की टोपी ऐसी घुमाई है कि बड़े बड़े तजिया निगारों के सर भी घूम गए हैं कि आखिर हुआ क्या है। वो कौन सी गीदड़ सिंगी आपके हाथ में है कि जो कोई एक बार ऐवान सदर की सीढ़ियां चढ़ता है फिर मीडिया पर उसकी आपके साथ मुस्कुराते हुए जफ्फियां डालते हुए तस्वीरें ही बाहर आती। आप कौन सा तावीज घोलकर पिलाते हैं कि अगले जनरल इलेक्शन में लीगियों को चौधरी जहूर इलाही और जुल्फिकार अली भुट्टो की तस्वीर एक ही पोस्टर पर लगी नजर आती। वोट पड़ेंगे तो लीगी चौधरी जहूर इलाही की खून आलूद गाड़ी को, जो अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने संभाल कर रखी है, और जाले नोडेरों के शौदा के मजारों से उठने वाले सवालों से पीछा छुड़ा लेंगे और लीगी और जाले मिलकर नारा बुलंद करेंगे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वारिस सियासत। कल मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कहा कि उनके साथ किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और आज भी ऐवान सदर से उन्हें सिर्फ यकीन दिलाने की एक मीठी दवाई पिलाकर उनको वहां से भेज दिया गया है। शायद ये दवाई NICL स्कैंडल का कुछ इलाज कर सके जिसके डसे हुए हैं चौधरी साहिबान। चौधरी शुजात हुसैन भी टोकरी उठाए इस्तीफों की, ऐवान सदर पहुंचे। वहां सदर साहब की रिवायती मुस्कुराहट का ऐसा जादुई असर हुआ कि चौधरी साहिबान ने वो इस्तीफे मफाहमत के आतिशदान में डाल दिए, जिनकी राख उड़कर अब उन लोगों तक पहुंच रही होगी जो कल इसी टीवी टॉक शो में बैठकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की इकट्ठी तहरीक के ख्वाब देख रहे थे। तो नून और काफ ने एक दूसरे के बंदे तो नहीं मारे हुए हैं। मुझे नहीं पता कौन को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। कोई फायदा या नहीं, चलिए बता। कौन सा फायदा, किसी को क्या फायदा होना था? जब पॉलिटिकल अलायंसेस की जाती हैं तो उसके कवर अप में यही जुमले कहती है हर पार्टी। जी, किसी ने एक दूसरे के बंदे तो नहीं मारे हुए, लेकिन मफाहमत की इस पहली टोपी को घुमाने के बाद शायद मियां बरादरान भी रायविंड के महलात में गुस्से और हसरत से टहलते हुए हाथ मलते होंगे कि अब क्या करें, हुकूमत कैसे गिराएं और इलेक्शन कैसे करवाएं। बाबर अवान साहब तो कह चुके हैं कि कागजी शेरों में किसने हवा भरी अगले 24 घंटे में सब पता चल जाएगा। बाबर अवान साहब ये बात कह सकते हैं क्योंकि जनाब सदर, आप अपने हलीफों में भी ऐसी हवा भर देते हैं कि उनके अलावा सबकी हवा निकल जाती है और मुस्लिम लीग काफ की साइकिलों में इस्तीफों की जो हवा कल भरी गई थी वो आपने आज निकालकर अपने उसे पंचर करके अपने बेडरूम में खड़ा कर दिया है। अब मुस्लिम लीग काफ की साइकिलें आपके खिलाफ खड़ी नहीं होंगी। उधर पंजाब के बिखरे हुए शेर एक बार फिर मुजाहरे और धरनों की बात करते हुए कल दिल बहलाने की कोशिश करेंगे और लोड शेडिंग पर ऐवान सदर के बाहर धरना देते हुई मुस्लिम लीग नून की क़यादत सोचेगी कि उनका नंबर अब कब आएगा और सदर जरदारी जेर लब मुस्कुराते हुए कुछ यूं कहेंगे कि ये खेड
तुहाडी ने कभी सोचो, कभी समझो और सीखो, और अगर नहीं समझ आता तो मुझसे अकेले में कभी छुप के भी मिल लो, मैं ही सिखा दूंगा। जरदारी साहब अब सारों को सियासत भी सिखाएंगे और आज की पिछले 24 घंटे के बाद लगता है कि शायद अच्छी सिखा लेंगे। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी 2 रोज पहले मुस्लिम लीग नून के साथ बॉयकॉट करती हुई असेंबली से बाहर निकली थी। आज रात 9 बजे के बाद एक मरतबा फिर मुफाहमत होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और उस छतरी के नीचे सब आ जाएंगे जो सदर आसिफ जरदारी साहब ने खोली है। लोड शेडिंग, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, मईशत की बर्बादी और कर्जों के बोझ का नारा, ये सब नारे हैं, कहां सुनाई देंगे इसके बाद। सियासत हुई, सियासत तमाम हुई। मेरे साथ मौजूद है शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के, फौजिया वाब साहिबा, डेप्टी पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर पाकिस्तान के, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून की, मेरे साथ खुरम दस्तगीर साहब, डेप्टी सेक्रेटरी इतलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के। सर शेख साहब, ये हुआ क्या पिछले 24 घंटे में? सब खेल बराबर कर दिया। जरदारी साहब सियासत की तो आप दाद देते रहे काफी अरसे से उनकी। मेरा ख्याल है जरदारी साहब का एजेंडा है ये 2-3 एंकर जो है ना, इनको भी थका थका के मारना उसमें। अब आप उनके अगले टारगेट हैं और सिलेक्टेड टारगेटर है वो, स्ट्रीट स्मार्ट है। जितनी शान आपने कसीदे उनके गाए हैं, कॉमन नॉर्मल सी बात है। पहले काफ को उन्होंने ऑन बोर्ड किया मुत्तहिदा को इंसाइज करने के लिए। मुत्तहिदा का ख्याल था अब काफ के साथ ही उस वक्त हमारा हल्फ हो जाए, उन्होंने कहा नहीं 2-3 दिन बाद करेंगे। जब काफ ने कोई इस्तीफे नहीं दिए जी, ऐसे ही जब ये खबर कल तो कह रहे थे सीसे लिख के दे दिए। मसला ये आपने भी तो अपना प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा। सर मैं तो मैंने तो आपको मैं आपसे अर्ज करूं, इस मुल्क की सियासी पार्लिमानी जिंदगी में इस टेन्योर में कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आसिफ जरदारी के साथ 8 दिन 8 घंटे 1 दिन 2 महीने 3 महीने उसके साथ गवर्नमेंट शेयर न की हो। बेध्यानी से की, रजामंदी से की, बेवकूफी से की, चालाकी से की। इस मुल्क की पार्लियामेंट में जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक दफा उनके घर जरूर गई हैं और अब उन्होंने इंसाइज करना था काफ को, कायदे आजम आ गई, सॉरी मुत्तहिदा आ गई। अब दोनों को ऑन बोर्ड करना है ताकि खुरम साहब की पार्टी को इंसाइज करने के लिए। वो फारूक देखिए आप मुझे आसान सा फार्मूला बताएं, क्योंकि खुरम साहब ने मेरे बाद इस पे बात करनी है। गवर्नमेंट टॉपल करने के जी 2-3 तरीके हैं। एक तो ये अंदर से हो, 58-2 भी तो खत्म, और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते तो नंबर तो हो गए थे। अगर ये पॉलिटिक्स में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ यू मिस द ट्रेन यू मिस एवरीथिंग। जो सियासतदान वक्त का सही इस्तेमाल, रोता था इनके आगे। इन्होंने देखे ना, मैं वो वाहिद आदमी जब कहता था आसिफ जरदारी सदर होगा, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आप कहते थे जी आसिफ जरदारी सदर होगा, मैंने कहा सदर होगा भाई जब यूसुफ रजा गिलानी या शाह महमूद भी उस वक्त फोटो फिनिश में, यूसुफ रजा गिलानी, अहमद मुख्तार साहब भी थे उस वक्त, 3 लोग थे। मेरे पास फोटो फिनिश में शाह महमूद और ये थे, आपके पास 3 थे, मेरे पास मुल्तानी थे 2। मैंने कहा भाई ये आ रहा सदर आएगा, आप लोग कहते थे। मैंने कहा देखें कोई फिक्र नहीं है इन्हें कि इकोनॉमी क्या है, रेपुटेशन क्या है। 500 इंजन में से 1 इंजन कराची पहुंचने के काबिल नहीं है। 42-72 घंटों में 3 जहाज ग्राउंड होते हैं मैकेनिकली, द डैम केयर। डेमोक्रेटिकली जमहूरी तरीका जो है हुकूमत की तब्दीली का, उसमें तो जी दूर दूर कहीं। और अगर 12 मार्च तक, मैं आपकी फेवर की बात करने लगा, अगर 12 मार्च तक आसिफ जरदारी रहता है तो 13 मार्च पे इनकी कोई सियासत नहीं है किसी, अगले 5 साल के लिए भी। अब देखे तो अल्लाह ने है। देखे ना, ये इन सब लोगों ने वक्त जाया किया, इन सब लोगों ने ट्रेन मिस की। अब जनाब नवाज शरीफ साहब जिस जगह पे पहुंचे हैं, ये 3.5 साल 4 साल पहले पहुंचने का वक्त था। क्या इनका पता नहीं था कि ये क्या होगा, क्या करेंगे? एंड इन दी एंड ये हुआ है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तनहा कर दिया। और ये बात मैं जब नवाज शरीफ साहब आए थे, मैं उनको कहता था सारी मुस्लिम लीगों को इकट्ठी कर लो, तुम्हारी लीडरशिप बड़ी होगी। अगर आप लीडर होंगे तो शुजात, शेख रशीद, मैंने तो कहा मुझे परे कर दो, आपका झंडा बुलंद होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी गर्दन में सरिया रहेगा और आप झंडा उठा के समझेंगे कि मैं सोलो फ्लाइट करूंगा, ये आपको कच्चा खा जाएगा। आज आपने अगर इलेक्शन करना है तो मैं खुरम साहब से ये सवाल करूंगा कि आसिफ जरदारी की सदारत में कोई और तरीका तो नहीं है ना? तरीका तो यही रहेगा ना शेख साहब। लेट मी आस्क ओनली वन, देन फिर इनको
کیا یہ آصف زرداری کی صدارت میں اور اس کی عبوری حکومت میں اگلا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس کے نتائج کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ تو اس جگہ تک پہنچنے جا رہے ہیں جب الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. 4 سال تو ہونے کو ہیں، اور کیا ہوتا ہے جی؟ پھر اگر نہیں ہونے تو پھر نہیں ہونے، پھر کچھ اور ہونا ہے. یہ جو دھرنے ہوں گے کل شروع ہو رہے ہیں، کل ایوان صدر کے سامنے آپ کی پارٹی دھرنا دے رہی ہے، کیا اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب کیا آبجیکٹو ہے؟ کوئی اور ساتھ نہیں ہے، سب ایوان صدر کے کیمپ میں بیٹھے ہیں، سب پیپلز پارٹی کے کیمپ میں بیٹھے ہیں. آپ کی اب پالیٹکس کیا ہے؟ آگے دیکھ کیا رہے ہیں؟ پالیٹکس یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو تکلیف ہے، ان کی جو اذیت کی چیخیں ہیں، وہ ان کے کانوں تک پہنچائی جائیں. جو پاکستان کے عوام پہلے بیمار تھے، اب بے دم ہو گئے، ان کا سانس نہیں آ رہا، اور وہ آواز ہمارا مقصد ہے معذرت کے ساتھ بات پہنچانا. کل جب چودھری صاحبان باہر نکلے یا استعفے لیے، انہوں نے کہا لوڈ کس نے کہا وہ استعفے لے کر؟ یار آپ کاشی صاحب سر بارگیننگ چپ ہے نا. میں نے تو کل بھی کہا کہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں. کیا آپ کا دل اور دماغ کہہ رہا تھا؟ اب میرا چھوٹا برخوردار ہے، میرے والد کے ساتھ تعلق تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بہرے ہیں. یہ میرا مطلب ہے یہ کسی تعارف کی ضرورت تھی. کل کا اگر پروگرام سناؤ، میں بار بار کہہ رہا تھا NICL بھائی، جب تک NICL پھنسا چودھری کہیں نہیں جاتے. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں گے. میں نے کہا کل کی اگر استعفے دینے کا سوچا بھی یا بارگین کرنے کی کوشش کی، مسئلہ اٹھایا لوڈ شیڈنگ کا، MQM کہتی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ہم باہر جا رہے ہیں جی حکومت سے، قیمتیں اس سے زیادہ تھی پٹرول کی، وہ واپس حکومت میں آ گئی. یہ تو بارگیننگ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، غربت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ. نہیں دیکھیں، اور بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر کیا پتا کہ باہر گرمی کتنی ہے صاحب. اگر جو دھرنا ہم دینے جا رہے ہیں یا جس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، وہ کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے. یا تو میں بھی کہوں نا جی مجھے وزیر پانی بجلی بنا دیں، میں کل دھرنا دوں گا، پرسوں مجھے وزارت دے دیں. میں تو کوئی وزارت نہیں مانگ رہا کسی سے، نہ نقلی استعفے دیے نہ اصلی دیے ہیں. ہم تو عوام کی آواز ہیں، اور عوام کی جو چیخیں ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، ان کی جو اذیت ہے، ان کی جو تکلیف ہے، اور جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے نا جی کاشف بھائی، وہ پولیٹیکل اوپینین کے اوپر نہیں ہے کہ جی مجھے لال نظر آ رہا ہے، محترمہ کو سبز نظر آ رہا ہے، ان کو نیلا نظر آ رہا ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے گاؤں میں پورا دن بتی نہیں ہے، اور وہاں جو لوگوں کا جو، اور آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی پہلا موقع ہے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی جی. پاکستان کے بڑے شہروں میں تو پہلا موقع ہے کہ آپ صرف شہروں کی بات نہیں. میری گزارش یہ ہے کہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ پاکستان میں ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، انرجی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، جو کوئٹہ میں ہم نے سین دیکھے ہیں کل، ہزارہ برادری کے جو مرڈر کے مستقل جو ہے، کہ اس قدر اتنی تیزی سے حالات خراب ہوئے ہیں کہ کہیں بھی. آپ کرپشن کا ذکر نہیں کر رہے جو میاں صاحب؟ میں گزارش کرنے لگا، میں کرپشن پہ بھی آ رہا ہوں، میں کرپشن پہ بھی آ رہا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب مستقل حکومتیں ایسے فیصلے کریں گی، اور ایک وقت آ گیا ہے، ایک ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب اس معاملے کو کسی بھی طرح، یہ جو دیکھیں ایک تجربہ ہم نے کیا جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ آپ سے بھی اور بہت سارے لوگ کرٹیسزم بھی ہم نے فیس کیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹری اپوزیشن جو ہے، تقریروں کے ذریعے اپوزیشن جو ہے، وہ شاید اس پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کرے. لیکن نظر یہ آیا کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ انہیں وہ چیخیں سنائی نہیں دے رہی. میری گزارش ہے، بڑا وقت ہے، میں ایک سجیشن دینی ہے آپ کو میڈیا کے حوالے سے، کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر لائیو چلا دیں لاہور میں ڈینگی ہے ہسپتالوں میں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے وداؤٹ ایڈیٹوریل کامنٹ، اور عمر کوٹ سندھ میں لائیو ویڈیو چلا دیں سائڈ بائی سائڈ، اور یہ پتا چل جائے گا کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں. بڑا واضح ہو جائے گا کہ کیا حکومتیں جگہ عوام مر رہے ہیں، لاہور میں بھی اور عمر کوٹ نہیں، لیکن حکومتوں کا ایکشن نظر آ جائے گا نا. اصل تو بات یہ ایک شیروں پہ ڈینگی چھوڑا ہوا ہے اور ایک غریبوں پہ انہوں نے تیر چلا رہے ہیں. لیکن میڈم وہ کل نواز شریف صاحب نے کہہ دیا اس ملک کو اصل خطرہ حقانی نیٹ ورک سے نہیں ہے، زرداری نیٹ ورک سے اصل. یہ آج اخبار میں بہت بڑی ہیڈ لائنز ہر جگہ لگی ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. یعنی وہ اس حد تک سیریسلی زرداری صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک کو اس ٹیم سے خطرہ ہے. اور پھر وہ ساری 1.5 سال پہلے بھی کہا تھا، وہ تو جمہوریت کے لیے خطرہ کہا تھا نا. اب تو زرداری نیٹ ورک کہہ دیا نا انہوں نے پورے کا، جو حقانی نیٹ ورک سے خطرہ نہیں، زرداری نیٹ ورک سے خطرہ ہے اس ملک کو. جی ہاں، ان کا یہ بیان میں نے پڑھا، میں اس بیان کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور لیکن اس بیان سے یہ بات ثابت ہو رہی